हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है रिवीजन सेशन 3, जहां पे हम लोग वीक 9 से 12 के PYQ के क्वेश्चंस करने वाले हैं। आज हम लोग अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट लेने वाले हैं। आज हम लोग सबसे पहले जितने भी जरूरी रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं 9 से 12 के बेयर बेसिक वो देख लेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे जंप करेंगे और फिर मैं उसके बाद आपको अप्रोच या लॉजिक सॉल्व करने का बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक्स के साथ। तो ये एक छोटा सा चीट शीट है जो मैंने क्रिएट किया है। वीक 9 है, उसमें हम लोग जो पहली चीज देखने वाले हैं वो है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स डेटा स्ट्रक्चर है, आप इसे मैथ्स 1 में भी पढ़ चुके होंगे। मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये एक डेटा टाइप है जिससे हम लोग ग्राफ कनेक्शंस को स्टोर कर, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें लिस्ट और डिक्शनरी दोनों कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। जो सर ने यूज किया है वो डिक्शनरी है और फिर बाद में उन्होंने लिस्ट यूज किया है, तो दोनों आप यूज कर सकते हैं। अगर दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाइएगा तो इसे अरेज बोलते हैं और वो जनरली लिस्ट ऑफ लिस्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अभी के लिए आपको इसको सोचना नहीं है, ठीक है। इस वाले पार्ट को आपको सोचने की जरूरत नहीं। इसको अप्रोच करने का तरीका क्या है? क्रिएट नेस्टेड डिक। सबसे पहले जो हम लोगों का डिक्शनरी है उसका जो आउटर की है, यहाँ की होगा एक्चुअली, वो रो को डिनोट करेगा और जो इनर की है वो कॉलम को डिनोट करेगा। यहाँ एक एग्जांपल लिया हुआ है, अगर आप देखिए तो मैंने जैसा बताया था डिक्शनरी का पहला जो हमारा ये वैल्यू है सेमीकोलन के लेफ्ट साइड में ये की होता है, तो ये हमारा की है। ये अपने आप में क्या है? आपका फर्स्ट रो, और फर्स्ट रो के जो वैल्यूज है वो है 1, 2 and 3। ये सेकेंड रो और ये हमारा 4, 2, 6 और ये थर्ड रो और ये हमारा 5, 9 and 2। और अगर आप देखिए तो ये एक्चुअली एक तरीके का मैट्रिक्स ये बनता है। तो आप पूछ रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये देखिए, ये फर्स्ट रो है मेरा, ये मेरा सेकेंड रो है और ये मेरा थर्ड रो है। टेक्निकली स्पीकिंग हम लोग इसको भी कुछ मानेंगे, लेकिन चूंकि डिक्शनरी में उसके लिए कोई तरीका नहीं है तो हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि हम लोगों को यही वाला चीज मालूम। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात आपके लिए ये होगी, जो ये वैल्यूज आप यहाँ पे देख रहे हैं ये आपके कॉलम नंबर्स नहीं, ये सेल के वैल्यू। जैसे आप देख सकते हैं 1 यहाँ आता है, 2 यहाँ आता है और ये 3 यहाँ आता है। एक चीज और ध्यान रखने वाली जो मैट्रिक्स में है वो ये कि जो डायमेंशन होगा तीनों के तीनों लिस्ट का वो अलग नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये मैट्रिक्स बनना पॉसिबल। तो हम लोगों को इतना नहीं सोचना है, हम लोग सिंपल सा एक क्रिएट मैट्रिक्स प्रोसीजर यूज करेंगे और उसकी मदद से उसमें हम लोग रोज डालेंगे जो कि हमारा है से यहाँ पे 3 और कॉलम डालेंगे जो कि 3 है। तो अगर आप देखिए तो इसका डायमेंशन 3 क्रॉस 3 होगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी हम लोग मैट्रिक्स के साथ डील करेंगे इस पर्टिकुलर कोर्स में या फिर ऐसे भी, तो वो जनरली जो होता है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, यानी कि उसके रोज एंड कॉलम्स सेम हो। ऐसा इसलिए क्योंकि कंप्यूटर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकता है अपने सीपीयू और जीपीयू से, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं कुछ बेसिक फंक्शनैलिटी कि ये जो कीज ऑफ एम है ये बेसिकली आपको एक लिस्ट रिटर्न करता है आउटर की का। आउटर की क्यों? क्योंकि हम लोगों का एक मैट्रिक्स है दूसरा है, और दूसरा हम लोग लूप यूज कर सकते हैं इस लिस्ट के अंदर जाने के लिए। अगर सपोज ये डिक्शनरी है तो अगेन हम लोग कीज ऑफ एम यूज कर सकते हैं उसके कॉलम वैल्यूज को जानने के लिए, ठीक है। अब ये ऐसे थोड़ा कंफ्यूजिंग है तो इन्होंने इसको थोड़ा सा चेंज किया है। तो जो आउटर है उसको हम लोग रोज ऑफ एम बोल रहे हैं, जो हमारा कीज ऑफ एम है वो एक्चुअली रोज ऑफ एम हो जा रहा है। और जो हम लोगों का कीज ऑफ एम के अंदर दूसरा जो हमारा लूप चलेगा और उस पर जब हम लोग आइटरेशन करेंगे तो उसको हम लोग कॉलम सम तो आप नाम से ही समझ सकते हैं ये रोज रिटर्न करेगा और ये कॉलम रिटर्न करेगा। अब एक बात जान लीजिए कि जब आप डिक्शनरी में की रिटर्न करवाते हैं तो वो किसी भी रैंडम ऑर्डर में हो सकता है, लेकिन आपको एक स्पेसिफिक ऑर्डर चाहिए, 1 चाहिए, फिर 2 चाहिए, फिर 3 चाहिए, उस तरीके से चाहिए। तो उसके लिए आप सॉर्टिंग फंक्शन यूज करेंगे। यहाँ हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि ये सॉर्ट हम लोगों को मालूम है। अभी के लिए बस इतना जानिए कि सॉर्टिंग फंक्शन आपको नोन है, आपको इसके लिए टेंशन नहीं ले। इसका कुछ यूज केसेस बताया गया है, उसका पैटर्न सिर्फ इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो है ग्राफ्स। इसके लिए मैं पूरा का पूरा डेडिकेटेड लेक्चर्स बना चुका हूँ। इसके 3 पार्ट है, वो तीनों पार्ट आप देख लीजिए, बहुत आपका हेल्प करेगा। उसमें बहुत बेटर तरीके से मैंने आपको समझाया। यहाँ पे अगर आपको जानना है तो मैं छोटा सा बेसिक ले देता हूँ। बेसिक ये है कि जो ग्राफ होता है वो एक तरीके का डेटा स्ट्रक्चर होता है जिससे हम लोग चीजों को दर्शाते हैं। तो कैसे दर्शाते हैं? तो इसको सबसे पहले तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो रिप्रेजेंट हम लोग लिस्ट ऑफ लिस्ट के थ्रू कर सकते हैं, डिक्ट ऑफ डिक्ट के थ्रू कर सकते हैं, डिक्ट ऑफ लिस्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक डिक्ट ऑफ लिस्ट भी आएगा तो मैं वो लिख देता हूँ यहाँ पे, डिक्ट ऑफ। इसका मतलब क्या है? डिक्शनरी और उसके अंदर जो वैल्यूज है वो लिस्ट, ठीक है, ये वैल्यू। और इसको रिप्रेजेंट करने का सबसे अच्छा तरीका है एडजेसेंसी मैट्रिक्स। एडजेसेंसी मैट्रिक्स जैसे आप जानते होंगे, मैंने बताया भी था पहले भी, तो वो 0 और 1 स्टोर करता है और इसको हम लोग रोज और कॉलम के थ्रू आइटरेट कर पाएंगे।
तो इसमें जो फंडामेंटल है वो ये है कि नोड्स जो होते हैं वो एंड पॉइंट्स होते हैं जिसको हम लोग सर्कल से डिनोट करते हैं, और एजेस जो होते हैं वो कनेक्शन होते हैं जो दो नोड्स को जोड़ते हैं, एजेस हम लोग लाइन से डिनोट करते हैं। अब इसमें कॉन्सेप्ट आता है डायरेक्ट एंड नॉन डायरेक्ट कनेक्शन का। तो डायरेक्ट कनेक्शन जो होता है वो इसका मतलब ये होता है कि आप एक नोड से दूसरे नोड डायरेक्ट जा सकते हैं, तो वहां पे हम लोग उसको 1 से डिनोट करते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग नहीं जा सकते हैं, इसके बीच कोई कनेक्शन नहीं है, तो उसको हम लोग 0 से डिनोट करते हैं, देयर इज नो डायरेक्ट कनेक्शन, यही है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग को इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग ये 1 और 0 की बजाय से उसका वैल्यूज स्टोर करेंगे, मतलब जहां 1 और 0 हम लोग डाल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, वहां पे हम लोग वैल्यूज डालेंगे। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड का, इसका क्वेश्चन आता है इसलिए इसको जानना इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपका कोई ग्राफ है जिसमें आपके कुछ नोड्स हैं, अगर ये नोड इस तरीके का है तो इसका मतलब है कि ये दोनों तरीके से ट्रैवर्स हो सकते हैं, मतलब ए से बी जा सकते हैं और बी से भी ए जा सकते हैं, तो ऐसे ग्राफ को हम लोग अनडायरेक्टेड ग्राफ बोलते हैं। अगर डायरेक्टेड ग्राफ है तो उसका मतलब है कि एक ही साइड जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ए से बी जा सकता हूँ तो मैं इसको सीधे ए से बी डालूंगा और एक एरो डाल दूंगा वहां पे। एरो डालने से ये होगा, ये पता चल जाएगा कि अच्छा ये डायरेक्टेड ग्राफ है। इसका मतलब ये भी होगा कि आप बी से ए वापस नहीं जा सकते अगर आपके पास यहाँ ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट जो आता है वो है रीचेबिलिटी इन ग्राफ। रीचेबिलिटी इन ग्राफ क्या होता है? कोई भी नोड से कोई भी नोड हम लोग जा सकें किसी ना किसी इंटरमीडिएट नोड्स के थ्रू। फॉर एग्जांपल यहाँ मेरा एक नोड है और यहाँ से यहाँ जा सकता है, तो मैं यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ वाया दिस डिटोर, तो इसका मतलब है कि वो एक रीचेबल ग्राफ है। तो यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और उसके बाद ग्राफ इज सेड टू बी वन हॉप इफ नोड j कैन बी ट्रेवल्ड विद वन हॉप फ्रॉम j। इसका मतलब क्या है? अगर मेरे को यहाँ पे a है और यहाँ पे मेरा C है और यहाँ पे मेरा B है कोई नोड, तो मैं A से B जा सकता हूँ, फिर B से C जा सकता हूँ, राइट। तो अगर मैं A से B जा सकता हूँ तो मैं B पे रुकूंगा, तो अगर मैं रुका तो मैं एक हॉप लिया, वही हॉप है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपका कोई ग्राफ A से B जैसे आप डायरेक्ट जा रहे हैं, अगर आपका कोई भी ग्राफ है जिसमें आपको हॉप नहीं लेना है तो उसको हम लोग डायरेक्टेड ग्राफ बोलते हैं। बाय डिफॉल्ट ये हमारा सबसे पहला एडजेंसी मैट्रिक्स भी होता है। और इसी तरीके से आप 1 की मदद से 2 बना सकते हैं, 2 की मदद से 3, और ऐसे करते करते n हॉप तक बना सकते हैं। और उसके लिए हम लोग को एज्यूम करना है कि n-1 हॉप जो है वो कंप्यूटेड है। और इसमें एक छोटा सा एजम्पशन ये भी करना है कि n-1 हॉप एक्चुअली में आपका जो वैल्यू ले रहा है वो डायरेक्टेड ग्राफ का वैल्यू ले रहा है, यानी कि आपका जो भी डायरेक्टेड ग्राफ अब बनेगा वो n-1 हॉप कैलकुलेट कर चुका होगा। मैं इसको टर्मिनोलॉजी से बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग उसके इन डेप्थ में नहीं जा रहे। इसका इन डेप्थ अगर आपको समझना है तो वो वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट और आखिरी कॉन्सेप्ट जो इस पर्टिकुलर वीक में है, जो कि एक्चुअली वीक 11 का कॉन्सेप्ट है, वो है जो कि वीक 10 का कॉन्सेप्ट है, वो है रिकर्शन। रिकर्शन क्या है? फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ बिफोर टर्मिनेटिंग। जनरली हम लोग जब फंक्शन होता है तो हम लोग कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं, तो जिस रिटर्न के साथ ही हम लोग इस फंक्शन को दोबारा कॉल करेंगे। तो अगर आप देखिए तो यहाँ अगर मैं r लिखता हूँ फॉर रिटर्न और फिर मैं उसके बाद इसका फंक्शन को रिटर्न कॉल बैक करवा रहा हूँ किसी तरह, तो से ये हो रहा है कि मेरा फंक्शन खत्म नहीं हो रहा है, उल्टे वापस से लूप कर रहा है। तो ये जो लूपिंग होता है इसको हम लोग रिकर्सन बोलते हैं। इसमें 2 चीजें होती हैं, एक बेस केस होता है और एक आइटरेटिव स्टेप होता है। तो आपको हैंडल करना आना चाहिए बेस केस। रिकर्सन का यूज क्यों है? रिकर्सन हेल्प करता है आपके कोड को सॉर्टेन करने में और उसको इफिशिएंट बनाने में किसी कॉन्टेक्स्ट में। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए वीक 10 के वीडियोस को प्लीज रेफर कीजिए, बहुत जरूरी है। आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने DFS एंड BFS क्यों कवर नहीं किया, क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी वीडियो है और वो काफी लंबा टॉपिक चला जाएगा। अगर आप फिर भी एक बेसिक एग्जांपल चाहते हैं तो DFS जो होता है वो, अगर आपके पास कोई नोड है तो आप क्या करते हैं, आप इस वाले नोड को सस्पेंड कर देते हैं, ठीक है, और उसके नीचे वाले नोड्स को एक्सप्लोर करते हैं। अब ये दोनों में से आप जो नोड एक्सप्लोर करना चाहें वो आपकी मर्जी है या फिर क्वेश्चन में डिफाइन होगा। और मान लीजिए यहाँ से यहाँ है तो रेदर देन गोइंग टू दिस वन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे को सस्पेंड कर देते हैं और यहाँ पे चले जाते हैं, तो उसके डेप्थ पे चले जाते हैं। नाम से ही समझ सकते हैं कि ये डेप्थ है। बाय द वे ये जो एरिया है इसको लेवल बोलते हैं। तो ये डेप्थ पे चले गए और यहाँ पे आप जो है ये वैल्यू मिल गया। अब इसके बाद आप सस्पेंड इसको नहीं कर सकते, आपको इसका वैल्यू मिल चुका है, तो आप इसके बाद वापस से बैक ट्रैक कीजिएगा और यहाँ पे आइएगा। यहाँ पे आपको वैल्यू नहीं मिला हुआ है, राइट। तो जब यहाँ पे आपको वैल्यू नहीं मिला हुआ है तो आप देखिएगा कि क्यों नहीं मिला हुआ है, तो वो जो चेकिंग होगा उससे आपको पता चलेगा कि यहाँ वाला जो है वो नहीं पार हुआ है, तो हम लोग यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। अब यहाँ से बात तो कहीं नहीं जा सकते, तो इसलिए यहाँ पे जो है ये तो 1 हो जाएगा और फिर वापस से जब हम लोग ट्रैवर्स करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। और चूंकि मेरा सारा वैल्यू 1 हो चुका है हमारे एडजेंसी मैट्रिक्स में, तो इसका मतलब है कि हम लोग सेफली एग्जिट कर सकते हैं।
BFS वेफएस तो कोर्स में नहीं है, बट मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ BFS के लिए। अगर आप देखिए, याद रखिए DFS में हम लोग क्या करते थे, यहाँ से अगर मेरा एक ग्राफ है तो मैं यहाँ पे चला जाता था, राइट। लेकिन ऐसा नहीं करना है। BFS में क्या करना है, सस्पेंड तो हम लोग शुरुआत वाले नोड को करेंगे, लेकिन उसके बाद हम लोग उसके पहले लेवल को सिर्फ एक्सप्लोर करेंगे, मतलब ये वाले लेवल को एक्सप्लोर करेंगे, और इसमें जितने भी नोड्स हैं उसको कवर करेंगे। तो ये वाला वन हो जाएगा, ये वाला वन हो जाएगा, और उसके बाद जब हम लोग करेंगे तो हम लोगों को ये वाला भी मिल जाएगा, और यहीं पे मेरा ग्राफ खत्म हो जाएगा। मेरे को ये नहीं चेक करना है कि ये हम एक्सप्लोर किए कि नहीं। यही एक बहुत बड़ा अंतर है। जब आप BFS करते हैं तो आपको बैक ट्रैक करना पड़ता है, BFS में आपको बैक ट्रैक नहीं करना पड़ता, इसलिए BFS आपको हमेशा एक शॉर्टेस्ट रूट देता है, ये ध्यान रखिएगा। और ये MCQ में पूछते हैं, इसलिए मैंने बताया, ठीक है। इसी के साथ हम लोग सारे के सारे टॉपिक को कवर कर चुके हैं। अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पेपर पे वापस से आ गए हैं। जो हम लोग पहला क्वेश्चन बनाने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 199 से 201 तक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। तो ये क्वेश्चन इजी है एक्चुअली, इसलिए मैंने इसको पहले चूज किया है, ठीक है। एग्जाम में हम लोग टाइम बचाना चाह रहे हैं इसलिए। लेट M बी एन एडजेंसी मैट्रिक्स ऑफ ग्राफ G गिवन बिलो, कंसीडर द प्रोसीजर गिवन बिलो। ये हमारा प्रोसीजर यहाँ पे दिया, ठीक है, और ये हमारा ग्राफ दिया हुआ है। जब ग्राफ दिया हुआ है तो सबसे पहला काम जो हम लोग कर सकते हैं वो ये कि एडजेंसी मैट्रिक्स बना सकते हैं। बट इट टर्न्स आउट कि इस वाले क्वेश्चन में आपको एडजेंसी मैट्रिक्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको डायरेक्ट यहाँ से दिख सकता है चीजें, राइट। और अगर चीजें दिख सकती हैं तो आप एरो देख सकते हैं। तो जब अब मैंने बोला था ना, एरो अगर है तो वो डायरेक्टेड ग्राफ है, तो हम लोग डायरेक्टेड ग्राफ का कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करेंगे। तो प्रोसीजर आप चाहें तो देख सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। काउंट 0 है, अगर M PQ इज इक्वल टू 1 है तो याद रखिए ये जो PQ है ये कुछ नहीं है, ऊपर जो हम लोग वैल्यूज दिए हुए हैं वही PQ है, ठीक है। तो अगर ये P और Q है तो इसका मतलब है कि कोई एडजेंसी मैट्रिक्स का कोई एक छोटा सा पार्ट होगा जो कि रोज और कॉलम को डिनोट कर रहा होगा, यानी कि ये जो वैल्यू है ये बेसिकली आपको एक सेल को डिनोट कर रहा है। अगर वो सेल 1 है तो काउंट 1 हो। याद रखिए जब मैंने बताया था कि सेल कब 1 होता है, जब एडजेंसी मैट्रिक्स, जब वो डायरेक्ट कनेक्शन अवेलेबल होता है फॉर द फर्स्ट केस। तो वही चीज है यहाँ पे, ठीक है। फॉर ईच आई इन रोज ऑफ M, रोज ऑफ M क्या हम लोग को रिटर्न कर रहा है, रोज का लिस्ट। ये रोज कुछ नहीं है, ये कीज ऑफ M का पार्ट है, कीज ऑफ M कॉमा जो भी वैल्यू है उसका पार्ट है, इसलिए हम लोग रोज ऑफ M मतलब रोज रिटर्न करेगा, ये रोज रिटर्न कर रहा है, ठीक है। रोज मतलब एडजेंसी मैट्रिक्स का रोज, ठीक है। इफ M ऑफ P ऑफ I इज इक्वल टू 1 एंड M ऑफ I ऑफ Q इज इक्वल टू 1, तो काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि P से लेके मेरा I जो है वो 1 हो और I से लेके Q जो है वो 1 हो। तो अगर आप याद कीजिए तो मैंने जब वीक 10 के कॉन्सेप्ट में बताया था तो एक बताया था कि हम लोग I से लेके K तक जा सकते हैं और फिर K की मदद से हम लोग चेक कर सकते हैं कि क्या K से J के लिए कोई ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं। अगर है तो हम लोग वहां पे उसको बोलेंगे कि हाँ एक 1 हॉप रूट पॉसिबल है। तो वही चीज हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। तो मतलब ये है कि क्या हम लोग किसी हॉप के थ्रू उस पर्टिकुलर I से Q तक जा सकते हैं कि नहीं। और I क्या है, I मेरा रोज का वैल्यू है और Q क्या है, मेरा एंड पॉइंट है। तो यहाँ जो P और Q है ये बेसिकली P स्टार्टिंग पॉइंट को डिनोट करता है और Q जो है वो एंड पॉइंट को। तो अगर आप ग्राफ को देखिए तो ये वाला सेक्शन डायरेक्ट कनेक्शन के लिए है कि अगर मेरा डायरेक्ट है तो काउंट को 1 कर दो, और अगर इनडायरेक्ट है यानी कि हॉप के थ्रू है तो भी मेरा काउंट को 1 कर दो, ठीक है। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं कि ये जो प्रोसीजर है ये बेसिकली ये चेक करता है कि क्या कोई वे पॉसिबल है या नहीं, इसीलिए इसका नाम N वेज भी रखा गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। और ये अगर इनडायरेक्ट वे में देखा जाए तो ये हॉप्स का कॉन्सेप्ट है और ये बेसिकली N हॉप्स कैलकुलेट करता है। तो ये काफी क्लेवर है, आपको 1 हॉप या 2 हॉप नहीं दिए, सीधे N हॉप ही दे दिए, और यहाँ हॉप अगर डाल दीजिएगा तो एग्जैक्ट सेम चीज होगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ B एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सूडो कोड गिवन बिलो। B का वैल्यू क्या होगा, तो B का अगर आप वैल्यू देखिएगा तो B इज इक्वल टू N वेज M13। मतलब क्या बोलता है कि N वेज कैलकुलेट करो 1 से लेके 3 तक का। तो अगर आप ग्राफ देखिए यहाँ पे तो 1 से 3 जाने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि सारे जो हमारे एजेस हैं वो 1 के पास तो आ रहे हैं लेकिन वहां से निकल नहीं रहे, इसलिए ये वाला ऑप्शन जो होगा इसके कोई वेज नहीं है, इसलिए ये हमेशा डायरेक्ट भी 0 होगा और
जो हमारा हॉपिंग है वो भी 0 होगा, तो इसलिए इसका आंसर 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला ऑप्शन क्या है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ b एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सूडो कोड गिवन बिलो। तो b इज इक्वल टू n विज m 0 1। अब यहाँ क्या है, 0 हमारे स्टार्टिंग पॉइंट है और 1 तक हम लोग को जाना है, तो देखते हैं 0 से 1 जा सकते हैं कि नहीं। तो अगर आप देखिए तो 0 से हम लोग 1 जा सकते हैं, राइट। तो हम लोग कितने हॉप्स में जाएंगे तो 0 हॉप्स में। लेकिन यहाँ देखिए क्वेश्चन के मुताबिक आपको 0 नहीं लिखना है, क्यों? क्योंकि आपका 0 और 1 डायरेक्ट कनेक्शन अवेलेबल है, तो काउंट क्या हो जाएगा मेरा 1, इसलिए इसका आंसर 1 होगा। लोग यहाँ एक गलती कर देते हैं और यहाँ पे उसको वो आंसर 0 डाल देते हैं। अगर आप इसका आंसर 0 डालिएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको कोड के हिसाब से जाना है, अपने हिसाब से नहीं। ठीक है, 201 का देख लेते हैं। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ b एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सूडो कोड गिवन बिलो। b इज इक्वल टू n विज m 2 and 5। तो 2 स्टार्टिंग पॉइंट है और 5 एंडिंग पॉइंट है, तो चलिए देखते हैं 2 से 5 जा सकते हैं कि नहीं। तो 2 से अगर आप देखिए तो हम लोग 4 जा सकते हैं, 4 से हम लोग 3 जा सकते हैं और 3 से हम लोग 5 जा सकते हैं, राइट। लेकिन हम लोग 2 से डायरेक्टली 5 नहीं जा सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ 1 हॉप तक जा सकते हैं। P से I जा सकते हैं और I से Q। तो मतलब अगर मैं 2 से 4 और 4 से फिर 5 जा पाता किसी तरह, तो मैं बोल देता कि हाँ यहाँ एक 1 ऑप्शन हो सकता है, बट मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, इसलिए इसका आंसर भी 0 हो जाएगा। मैं इसको, जो ये मेरा है, ये 2 हॉप मैट्रिक्स बनेगा और 2 हॉप में मैं पॉसिबल नहीं है 5 जाना, इसलिए ये वाला भी आंसर 0 होगा। तो ये ध्यान गलती ना कीजिएगा, ये बेसिकली 2 हॉप को ही कैलकुलेट करता है। हाँ, अगर यहाँ पे ये बोल देता कि जो हमारा मैट्रिक्स है वो 3 हॉप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका है और उसके बाद हम लोग चेक कर रहे हैं, तो ये सही हो जाता। ये ध्यान रखने वाली बात। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन हो गया खत्म। चलिए अब नेक्स्ट थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को टैकल किया जाए। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 191। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप एक बार वीक 10 के रिकर्शन वीडियो को जरूर देख लीजिए, क्योंकि जो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ वो आपको क्रिप्टिक लगने वाला है अगर आप वीक 10 के रिकर्शन वीडियो को नहीं देखते हैं। ज्यादा बड़ा नहीं है, आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, लिंक टॉप पे है। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है, रिवर्स इज अ रिकर्सिव प्रोसीजर टू रिवर्स अ लिस्ट। सेलेक्ट द करेक्ट कोड फ्रैगमेंट टू कंप्लीट द सूडो कोड गिवन बिलो। इट इज अ मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। तो हम लोग प्रोसीजर को पहले चलते। प्रोसीजर क्या है? रिवर्स ऑफ एल। तो नाम से ही समझ आता है कि ये रिवर्स करने के लिए होगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले एक लिस्ट बना लीजिए, क्योंकि रिवर्स जो है वो लिस्ट के साथ काम करता है। तो यहाँ पे हम लोग लिस्ट मान लेते हैं, क्योंकि एल अगर हम लोगों का लिस्ट है और हम लोग एक लिस्ट बना लेते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 2 एंड 3 बनाता हूँ, तो मुझे जब इसका रिवर्स लिस्ट लूंगा, जिसको मैं रेव एल से डिनोट कर सकता हूँ, तो मुझे क्या चाहिए होगा? मुझे चाहिए होगा 3 2 1। बाई एनी मीन्स हमको ये रिवर्स लिस्ट वाला फंडा लेके आना है किसी तरीके से। तो देखिए कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ये आपका फिल इन द कोड वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। इफ लेंथ ऑफ एल लेस देन इक्वल टू 1, अगर लेंथ ऑफ एल लेस देन इक्वल टू 1 है, इसका मतलब ये होता है कि लिस्ट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है या फिर वो एम्प्टी लिस्ट है। फॉर एग्जांपल 3 ही बचता है। अगर ऐसा होता है तो रिटर्न कर दो एल को। ये वाला जो केस है, अगर याद हो तो मैंने समरी लेक्चर में बताया अभी कि ये जो है ये हमारा बेस केस हम लोग को हैंडल करना है। तो बेस केस ये है कि अगर लिस्ट में पहला एलिमेंट है या एम्प्टी है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए हम लोग सीधे एल को रिटर्न कर देंगे। एल रिटर्न कर देंगे इन द सेंस उसका कोई रिवर्स पॉसिबल नहीं है, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ 3 ही रिटर्न हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तब क्या करिएगा? तो अगर ऐसा नहीं है तो एल ग्रेटर देन कुछ वैल्यू होना चाहिए। तो हम लोग वो चीज नहीं मानेंगे। रीजन, यहाँ पे इफ के बाद यहाँ इफ का कंडीशन खत्म हो जा रहा है और इसके बाद हम लोगों को सीधे रिटर्न करना। रिटर्न करने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा क्रिप्टिक ये हो जाता है कि यहाँ पे जो लोग एज्यूम कर लेते हैं वो ये एज्यूम कर लेते हैं कि इफ के बाद रन हो जाएगा। नहीं, ये तब रन होता है जब एल्स पार्ट आता है। तो अगर ऐसा है तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस के साथ जाना होगा, एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहली चीज जो आपको देखनी है वो ये कि आपको जो थर्ड एलिमेंट है उसको पहला एलिमेंट बनाना है। मिडिल एलिमेंट सेम ही रहेगा और पहले एलिमेंट को लास्ट एलिमेंट बनाना है, राइट। यहाँ पे पूरा का प्योर लिस्ट कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखिए तो मैं इसको इस तरीके से अगर आपको समझाना शुरू करूं, तो रिटर्न रिवर्स ऑफ रेस्ट ऑफ एल प्लस फर्स्ट ऑफ एल। तो रेस्ट ऑफ एल मेरे को क्या देगा? रेस्ट ऑफ एल मेरे को देगा पहला वैल्यू छोड़ करके जो भी बाकी बचता है, राइट। और उसके बाद उसमें क्या ऐड हो रहा है? प्लस प्लस फर्स्ट ऑफ एल। फर्स्ट ऑफ एल क्या देगा मेरे को? फर्स्ट ऑफ एल मेरे को देगा 1 और मेरे को इन दोनों को ऐड करना है। तो मेरा फाइनल जो बनेगा वो ये बनेगा, क्या कहते हैं, जो मेरा नया लिस्ट है रेवेल, यहाँ रेवेल में लिया हूं, यहाँ ऑप्शन में नहीं है। तो रेवेल में क्या हो जाएगा? पहला वैल्यू 1 ऐड हो जाएगा। अब देखिए, चूंकि मैंने रिवर्स रेस्ट ऑफ एल किया है तो मेरा जब ये जो नेक्स्ट वाला पार्ट है ये
ये वापस से मेरे इस फंक्शन में जाएगा, क्या ये लेस देन इक्वल टू 1 है? नहीं है, तो फिर हम लोग चेक करेंगे ये वाला कोड। अब ये वाला कोड जब चेक करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि अब जो मेरा वैल्यू है वो रेस्ट ऑफ एल क्या मिलेगा मेरे को अब सेकंड आइटरेशन के लिए 3, राइट। अब 3 अगर मेरे को मिलेगा तो मेरा फर्स्ट ऑफ एल क्या है? फर्स्ट ऑफ एल जो है वो आपका 2 है, तो यहाँ पे मेरा क्या ऐड हो जाएगा? 2, और फिर सिमिलरली 3। तो ये चीज तो मेरा लिस्ट रिवर्स कर रहा है, इसलिए ये ऑप्शन सही है। ये वाला ऑप्शन क्यों गलत है वो देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ पे हो रहा था लास्ट ऑफ एल प्लस प्लस रिवर्स रेस्ट ऑफ एल, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर लास्ट ऑफ एल देखिएगा तो लास्ट ऑफ एल 3 है, ओके, प्लस प्लस रिवर्स रेस्ट ऑफ एल में वापस क्या आ जाएगा? आपका 2 3 आ जाएगा, तो आपका फिर नेक्स्ट वैल्यू 3 हो जाएगा। यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप इसको यहाँ डाल दिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको खत्म ही कर दिए, इसको खत्म नहीं किए हैं आप, ये आप जो दूसरा लिस्ट बना रहे हैं वो कॉपीड लिस्ट होगा, तो इसलिए आप खत्म नहीं कर रहे हैं, तो आपका नेक्स्ट रेस्ट वैल्यू यही आएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात, इसलिए गलत हो जाएगा। उसके बाद क्या, ये थोड़ा क्रिप्टिक वाला है, बट ये एक्चुअली बहुत सिंपल है, क्योंकि ये वाला चीज बस ये देख रहा है, ये जो है आपका लास्ट वैल्यू प्लस मिडिल वैल्यू प्लस फर्स्ट वैल्यू, बस यही कर रहा है। यहाँ पे हम लोग वो चीज 2 लाइन में किए, यहाँ पे ये एक ही लाइन में खत्म कर दे रहा है, और इसका रीजन ये है कि रेस्ट ऑफ इनिट ऑफ एल जो है वो क्या रिटर्न करता है? लास्ट को छोड़ करके जो भी पहला वैल्यू आ जाएगा, तो इसलिए ये मिडिल वैल्यू ही हमेशा रिटर्न करेगा, इसलिए ये ऑप्शन सही है। सिमिलरली फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन इसके लिए क्या है? रिटर्न फर्स्ट ऑफ एल प्लस रिवर्स रेस्ट इनिट ऑफ एल प्लस लास्ट ऑफ एल। तो अगर देखिए तो ये सही हो जाता अगर ये वाला लास्ट ऑफ एल मेरा यहाँ होता, क्योंकि मेरे को लास्ट पहले चाहिए, तो इसलिए मैं ये ऑप्शन सीधे गलत कर सकता हूँ। अगर इसमें आप एग्जाम टिप की बात करें तो आपको छोटा सा रिकर्जन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और दूसरा ये चीज जरूर बना लीजिए, अगर ये चीज नहीं बनाइएगा तो आपको काफी दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो चलिए वो क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 189। क्वेश्चन नंबर 189 क्या वो देख लेते हैं। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एस बी एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ फॉलोइंग सूडो कोड। तो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। L1 मेरा कोई लिस्ट है, L2 मेरा कोई लिस्ट है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये -1 है, ठीक है। S डू समथिंग L1, L2 माइनस डू समथिंग L2, L1। तो यहाँ से मेरे को एक इंट्यूशन मिल जाएगा, जो भी इसका आउटपुट होगा वो आपस में कैंसल हो जाएगा। ये इंट्यूशन है। चलिए इसका हाइपोथेसिस अपना सही है कि नहीं ये चेक करते हैं, ठीक है। प्रोसीजर डू समथिंग XY क्या है मेरा? L1 और L2। अगर लेंथ ऑफ X लेंथ ऑफ Y के बराबर नहीं है तो रिटर्न कर दो 0, मतलब वो ये जो प्रोसीजर है ये आपको 0 रिटर्न कर देगा। उसके बाद इफ लेंथ ऑफ X इज इक्वल टू 1 है, लेंथ ऑफ Y इज इक्वल टू 1, लेंथ ऑफ X और लेंथ ऑफ Y तो 1 है नहीं इस केस में, राइट। तो मेरे को क्या चाहिए? मेरे को चाहिए ये वाला टर्न होगा नहीं, राइट। उसके बाद अगर ऐसा नहीं होगा तो ये एल्स वाला पार्ट आ जाएगा, मैंने बताया इसके नीचे वाला एल्स होगा। रिटर्न फर्स्ट ऑफ एक्स इनटू लास्ट ऑफ वाई। तो फर्स्ट ऑफ एक्स क्या है? एक्स का फर्स्ट वैल्यू क्या है? 1। लास्ट ऑफ वाई, वाई का लास्ट वैल्यू क्या है? इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोग को पहला वैल्यू जो मिला वो क्या मिला? डू समथिंग रेस्ट ऑफ एक्स कॉमा इनिट ऑफ वाई। तो रेस्ट ऑफ एक्स क्या बचा मेरे पास? रेस्ट ऑफ एक्स अगर आप देखिएगा तो ये टर्म बचा, राइट, और इनिट ऑफ वाई मतलब ये टर्म मेरे को बचा, राइट। जब मेरे पास ये वाला टर्म बचा तो यहाँ पे हम लोग फिर इसको वापस इसी में डालेंगे, लेंथ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ वाई। तो हम लोग का ये भी वैल्यू 1 नहीं है, इसलिए हम लोग फिर से फर्स्ट ऑफ एक्स इंटू लास्ट ऑफ वाई करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ एक्स अगर आप कीजिएगा तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 1 - 1, तो ये हो गया हमको -1, राइट। अब देखिए अब होता है असली चीज शुरू, कि अब हम लोग फिर से रेस्ट ऑफ एक्स और इनिट ऑफ वाई करेंगे, राइट। तो रेस्ट ऑफ एक्स क्या है मेरा? सिर्फ 5 बचा, और इनिट ऑफ वाई क्या है? सिर्फ 3 बचा, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास सिंगल वैल्यू है, तो लेंथ ऑफ एक्स लेंथ ऑफ वाई ये तो गलत हो जा रहा है, लेकिन लेंथ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 है, लेंथ ऑफ वाई इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ एक्स इंटू फर्स्ट ऑफ वाई करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 5। आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 16 होगा, तो ये -16 आपको मिलेगा यहाँ पे, राइट। और अगर आप 16 - 16 कीजिएगा तो आपको 0 मिलेगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं अगर होऊंगा तो मैं इतना कैलकुलेशन नहीं करूंगा। एग्जाम टिप के तौर पे इसको ले लीजिए। मैं सीधे सीधे देख रहा हूँ कि वहां पे कैंसिल हो रहा है, मैं वहीं पे आंसर 0 कर दूंगा, ना करने यहीं पे आंसर डाल दूंगा और 0 है। बट ये एक इंट्यूशन है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आपको एक्चुअली इसको रन करके देखना पड़ेगा, तभी आप इसको कर पाइएगा। अगर आप मेरे तरीके से कीजिएगा तो ये 1 मिनट का क्वेश्चन है, अगर उस तरीके से कीजिएगा तो आपको 3 से 4 मिनट, दैट्स इनफ। और अब हम लोग एक बोनस क्वेश्चन देखते हैं जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों हम लोग बोनस क्वेश्चन पे आ चुके हैं, और अगर आप इस क्वेश्चन को देखिएगा तो ये क्वेश्चन नंबर 187 है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इसके करेक्ट मार्क 6 हैं। कंसीडर द फॉलोइंग ग्राफ विद 6 नोड्स
M is the sixth adjacency matrix corresponding to the graph below. ठीक है, assume that M has already been computed. हम लोग को ये assume करना है कि M compute हो गया, और M क्या है मेरा? adjacency matrix है. adjacency matrix किस सेंस में कि एक से दूसरे पे जाने का कनेक्शन है या नहीं. अगर आप इस ग्राफ को देखिएगा तो ये क्लिक है, यह एक साइक्लिक ग्राफ, मैं कहीं से भी स्टार्ट करके कहीं पे भी जा सकता. तो यहाँ पे एक सूडो कोड दिया, उसको हम लोगों को ट्राई रन करना पड़ेगा, और उसके लिए सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि आप adjacency matrix जरूर बना लीजिए. मैं नहीं बना रहा क्योंकि वो काफी टाइम कंज्यूमिंग. D is equal to empty dictionary, L is equal to empty list. ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. D2 is equal to -1. यहाँ से मेरे को पता चल रहा है कि D2 एक्चुअली क्या है? D मेरा डिक्शनरी था और उसका 2 वैल्यू -1 है. तो इसका मतलब है कि मेरा जो पहला वैल्यू डिक्शनरी का बनेगा वो मेरा बनेगा 2:-1. इसका -1 का मतलब है कि नॉट विजिट. ठीक है, अब 2 हम लोग चलते हैं. ये रहा मेरा 2. उसके बाद DL, मतलब D क्या है मेरा? D मेरा डिक्शनरी है, L मेरा क्या है? लिस्ट है. इसको मैं पॉपुलेट करूंगा. कैसे पॉपुलेट करूंगा? सर्च पाथ प्रोसीजर की मदद से. याद रखिए, यहाँ जो M है उसको इन्होंने ग्राफ से डिनोट किया है, D को इन्होंने P डिक्शनरी के तौर पे डिनोट किया है, L को इन्होंने S के तौर पे डिनोट किया है, और 2 को I के तौर पे, मतलब 2 इनिशियल पॉइंट है. S जो है वो मेरा कोई लिस्ट है. ठीक है, D मेरा जो है वो P है, और ग्राफ मेरा जो है वो मैट्रिक्स M है. ठीक है, तो वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है. तो ये नाम कंफ्यूजिंग कर सकता है, तो अगर ऐसा करे तो एग्जाम में आप कुछ मत कीजिए, आप इसको लिख के रख लीजिए. जैसे ग्राफ मेरा क्या है? M है. M क्या होगा? IJ कोई वैल्यू होगा, उसी पे हम लोग आइटरेट कर रहे होंगे. सो दैट इज. उसके बाद P क्या है मेरा? कोई डिक्शनरी है, और अगर मैं देखूं तो P से मेरे को लग रहा है कि ये पाथ डिक्शनरी होना चाहिए. ये मेरा इंटेंशन है, आप इसको श्योर नहीं मान के चल सकते. S जो है वो मेरा लिस्ट है, L, और I जो है वो 2 है. इसका मतलब डिक्ट का की एंड इनिशियल पॉइंट भी है. ठीक है, अब चलिए हम लोग ड्रॉ करते हैं. S इज इक्वल टू S प्लस प्लस I. तो हम लोग S में जो है सबसे पहले क्या स्टोर कर रहे हैं? I को. I का वैल्यू क्या था मेरा? 2. तो 2 हम लोग सबसे पहले स्टोर कर लेगा. मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, क्या समझ नहीं. फॉर ईच J इन कॉलम ऑफ ग्राफ. कॉलम ऑफ ग्राफ, ध्यान रखिए, एडजेंसी मैट्रिक्स में 2 चीज होता है, कॉलम और रो. आपको कॉलम के थ्रू जाना है. इफ ग्राफ ऑफ IJ, I क्या था मेरा? 2 था, याद रखिए. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से अगर जाएं तो मेरा I क्या है? 2 है, और J क्या है? वो कोई कॉलम है, से कॉलम 0. तो 2 0 अगर 1 है, मतलब कि 2 से 0 तक का डायरेक्ट कनेक्शन अवेलेबल है. एंड नॉट इज की P, J. ये जो J है ये पर्टिकुलरली उस डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं है. क्यों? क्योंकि अगर ये ट्रू हो जाएगा तो नॉट ऑफ ट्रू फॉल्स हो जाएगा, और ये पूरा लाइन गलत हो जाएगा. यहाँ पे मेरे को फॉल्स करवाना है, तो इसलिए मैं बोलूंगा कि ये प्रेजेंट नहीं है. तो इसका मतलब नॉट ऑफ फॉल्स ट्रू हो जाएगा. तो फिर P ऑफ J इज इक्वल टू I. तो उसका मतलब यहाँ पे एक सेकेंडरी डिक्शनरी बन रहा है यहाँ पे, और वो डिक्शनरी क्या कर रहा है? वो ये बोल रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर कॉलम है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0:I. I का वैल्यू क्या है मेरा? I का वैल्यू मेरा है 2. सो 0 से 2 रीचेबल है, 0 से 2 रीचेबल है, 0 से 4 रीचेबल है. सो दैट इज द थिंग. ओके, लेकिन नेक्स्ट लाइन बहुत क्रिप्टिक हो जाता है, और फिर हम लोग रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं. ये ध्यान रखिए, ये रिकर्सिव कॉल है वापस से. और अब मेरा रिकर्सिव कॉल क्या बोलता है? मेरा रिकर्सिव कॉल बोलता है कि जो भी मेरा आउटपुट है बस से सर्च पाथ फंक्शन में वापस से उसको पुट करो. और किस तरीके से पुट करो कि अब मेरा सब कुछ तो सेम रहेगा, लेकिन मेरा J वैल्यू चेंज हो जाएगा. तो J मेरा अभी के लिए क्या था? फॉर एग्जाम्पल 0 था. तो अब 0 पे मैं ट्रैवर्स करना शुरू करूंगा, और 0 पे जब मैं ट्रैवर्स करना शुरू करूंगा तो फिर मैं सेम चीज करूंगा, और उसके बाद फिर मेरे को कुछ मिलेगा. तो इस तरीके से आपका लॉजिक चलेगा. 0 से आप ट्रैवर्स कीजिएगा, तो 0 से जब आप ट्रैवर्स कीजिएगा तो आपको नेक्स्ट वैल्यू जो है 5 4 कुछ भी मिल सकता है. लेकिन आपको देखना है कि एडजेंसी मैट्रिक्स में नेक्स्ट वैल्यू क्या आता है. तो 0 से अगर आप देखिएगा तो फिर नियरेस्ट कॉलम कौन सा है? 1 हो सकता है, कि 0 से 0 तो जाएगा नहीं, तो 1 हो सकता है. तो नेक्स्ट हम लोग 1 पे चलेंगे. अब 1 के बाद जो नेक्स्ट सबसे कॉमन आता है वो 5 नहीं आकर के 3 कॉलम आता है, तो 3 पे चलेंगे. ठीक है, अब 3 से हमने 1 विजिट कर लिया, 0 विजिट कर लिया, 2 विजिट कर लिया, तो हम लोग उस पे नहीं जा करके हम लोग 3 के बाद जो सबसे नियरेस्ट कॉलम होगा उस पे चलेंगे. और नियरेस्ट कॉलम क्या होगा? 5 होगा, क्योंकि 5 अनविजिटेड है, तो 5 पे चलेंगे. तो अब 5 के बाद एक ही कॉलम बचता है, वो है 4, और हम लोग वही 4 ले लेंगे.
ठीक है, तो नेक्स्ट कॉलम जो हमारा जाएगा वो जाएगा 4 और उस तरीके से ये चलेगा। तो अगर आप देखिए तो ये एक्चुअली जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इन लोगों को देना नहीं चाहिए था। ये क्वेश्चन बीएफएस का क्वेश्चन है, ना कि डीएफएस का क्वेश्चन। तो इसीलिए मैंने बीएफएस आपको उस समरी सेक्शन में थोड़ा सा आइडिया दे दिया था। अगर आपके पास बीएफएस का नॉलेज नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाइएगा, बट अगर आए तो आप इस तरीके से जरूर बना लें। इस तरीके से अगर आप ट्राई रन करें तो बहुत। अब इसके बाद कल एक क्वेश्चन पे हम लोग आके रुक गए थे जिसका मैंने आंसर नहीं बताया था, बोला था कि आपको कर लें। तो मुझे कोई आंसर मिला नहीं, तो मैं एज्यूम करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया होगा या आपने इसको ट्राई नहीं किया। तो मैं इसका आंसर दे देता हूँ। इसका आंसर जो है लाइन नंबर 5 इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि आप इसका कंडीशन देखिए। एल्स पार्ट में जब आप जाते हैं तो आप एक नया डिक्शनरी क्रिएट करते हैं और शॉप नेम आपका की होता है, राइट। लेकिन नॉट इज की ए डॉट शॉप नेम दे रहा है, राइट। तो अगर आपका ये नॉट कंडीशन यहाँ है तो इसका मतलब क्या है, ये वाला जो टर्म हो जाएगा, ये अगर आपका ट्रू होता है तो आप इस कंडीशन में जाइएगा नहीं, आप इस कंडीशन पे आ जाइएगा। तो फिर अपडेट करने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो आपको इसको किसी भी तरीके से फॉल्स रखना होगा यहाँ पे। लेकिन आपको क्वेश्चन में बोलता है कि आपको सारे का सारे डिस्टिंक्ट शॉप को स्टोर करना है, राइट। तो ये जो नॉट है, ये नॉट अगर यहाँ नहीं रहे तो काम हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा रिवीजन सेशन 3 भी कंप्लीट हो चुका है और हम लोग पीवाईक्यू के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कमेंट सेक्शन आप ही लोगों के लिए है। और अब हम लोग छोटा सा समरी कर लेते हैं कि हमने किस वीक से कितना वेटेज का क्वेश्चन देखा। तो अगर आप देखिए वीक 5 to 8 सबसे इंपॉर्टेंट रहा हमारे लिए क्योंकि उसके बहुत सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए, राइट। और ये अगर आप देखिए तो ये लॉजिक के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए अगर आपको 9 से लेकर 12 तक के क्वेश्चंस या 11 तक के क्वेश्चंस बनाने हैं तो, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट वीक देखे वो इंपॉर्टेंट था 9 से लेकर 11 या 12। तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इससे ज्यादातर लेंथी क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप वीक 5 to 8 कवर नहीं किए हैं, आपका ये 5 to 8 का बैकग्राउंड नहीं है, तो आपके लिए काफी लेंथी क्वेश्चंस हो जाएंगे, तो आप इसको लास्ट में कर सकते। और सबसे कम इंपॉर्टेंट है वीक 1 to 4 जिसमें आपका क्वेश्चंस तो आता है लेकिन अगर मोस्टली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप एरर और ये सब तुरंत रेक्टिफाई कर सकते हैं। बट अगेन ये सारे के सारे वीक्स के लिए फाउंडेशन का काम करता है, ठीक है। तो अगर आप वीक 1 to 4 भी करके जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा। 5 to 8 भी अगर आप कर लें तो आप काफी डिसेंट इसको कर सकते हैं। छोटा सा टिप ये भी है कि आप जो है टाइम बचाएं। इसके बाद चलिए इसी के साथ रखते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो। बाय बाय।